हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सेट 14 का। और इससे पहले हम लोग ने 13 पे वो पूरा पेपर सेट डिटेल में डिस्कस किया है। तो अपना सेकेंड लास्ट लिबर्टी पेपर सेट है 14 में। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच सोल्यूशन विल हैव लिस्ट वेपर प्रेशर। सीधी सी बात है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ना। जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो वेपर भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूट में डिसॉल्व करते हैं उसी पे ये डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया है। सॉल्ट दिया हुआ है, जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें डी आंसर करेक्ट आंसर है। क्यों इसका आंसर डी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो सॉल्ट दिया है Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, और इसको आयनाइज करेंगे तो यहाँ से Na+3 आयन देगा और फॉस्फेट आयन 1 देगा। इसमें टोटल आई की वैल्यू कितना हो गया, इसमें 4। ठीक है, नंबर ऑफ आयन ज्यादा है तो इसमें वेपर क्या होगा, कम बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। बाकी यूरिया का आई की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। BaCl2 की बात करें तो इसमें टोटल 3 आयन आएंगे और Na2SO4 में आई की वैल्यू 3 होगा। सबसे ज्यादा जिसमें आयन होगा उसमें वेपर भी क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, राइट आंसर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या दिया है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें सबसे पहले केबी की वैल्यू दिया है 0.52 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको केल्विन में ही कंसीडर करके चलेंगे। और यहाँ पर मोलरिटी कितना दिया है, 1 मोलर दिया है। इसके अलावा ये बोला कि जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है। Cl जब कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो ये K+ और Cl आयन टूटेगा, दैट मीन्स आई की वैल्यू यहाँ पर 2 लेना होगा। और हमें इसमें निकालना क्या है, निकालना है TB, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा TB = I KB इंटू मोलरिटी। तो आई की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2 इंटू केबी की वैल्यू 0.52 इंटू मोलरिटी कितना दिया है 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगा कितना, 1.04। ये डेल्टा टीबी है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा टीबी = क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीबी यहाँ पर वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कितना है, वो होता है 373.15 केल्विन। तो टीबी निकालना है, माइनस कितना आएगा 373.15 केल्विन वाटर का। यहाँ से टीबी जब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो डेल्टा टीबी प्लस यहाँ से टीबी नॉट। ओके, इसको प्लस करेंगे तो 1.04 प्लस 373.15, इसको सम करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा 374.19 केल्विन। और ऑप्शन हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो कितना आएगा 101.04 डिग्री सेल्सियस। तो टीबी आपका कौन सा आंसर होगा, इसका सी आंसर राइट आंसर होगा। ओके, ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या दिया, सोल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग गैस। यहाँ पर आपको पोलैरिटी से रिलेटेड है कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो NH3 पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब है, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर मॉलिक्यूल में। और अगर कोई नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब यही होता है। NH3 पोलर मॉलिक्यूल, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, CO2 उसके बाद O2, और यहाँ पर इसका जो आंसर बन के आएगा थर्ड का ए आंसर राइट आंसर है। ओके, थर्ड का ए आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म आर इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होते हैं, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आएगा, है ना, जिनके फॉर्मूले में मास आता है। तो फोर्थ का जो है मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी,
दीज टू टर्म इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर पे डिपेंडेंट की बात करूं, कौन कौन से टेम्परेचर कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, में कौन कौन आता है, मोलेटी आता है, इसके अलावा परसेंटेज V बाई V आएगा, इसके अलावा परसेंटेज V बाई V आएगा, इसके अलावा फॉर्मेलिटी भी टर्म होता है, और ppm बाई वॉल्यूम भी यहाँ पर आएगा ना, और इसके अलावा नॉर्मेलिटी। ये सब जो टर्म है इनके सभी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। और टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट में मोलेलिटी है, ठीक है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन आता है, x से डिनोट करते हैं, इसके अलावा मास परसेंटेज W बाई W और ppm बाई मास, ये सब जो टर्म है टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप करके यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, इसमें क्या दिया है 5 में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए 100 और मोल्स आपका 2 मोल दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कंपोनेंट का 80 टॉर एंड मोल इसका दिया है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना होगा, राउल्ट्स लॉ आपको यहाँ पर लगाना है। पी टोटल कैसे निकालते हैं, पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी का होगा। अब पी को ओपन करेंगे तो प्योर कंपोनेंट इनटू इसी का मोल फ्रैक्शन होगा प्लस प्योर कंपोनेंट बी का और इसका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। नॉट कितना दिया है 100 इंटू ए का मोल कितना दिया है 2, तो 2 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना होगा 2 प्लस 3 है। अब प्लस ये सॉल्व करेंगे, इसके अलावा पीबी नॉट कितना दिया है, वो दिया है 80 इंटू बी का मोल 3 दिया है और टोटल मोल कितना होगा 2 प्लस 3। इसको आप सिंप्लीफाई करें, यहाँ से कितना आएगा 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 80 इंटू 3 बाई 5, ठीक है, ये हुआ 20 टाइम जाएगा और यहाँ पर 16, तो 40 प्लस 48, ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा 88 और यहाँ पर पी टोटल होगा, ओके। तो इसका आंसर जो आएगा डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट सो नेगेटिव डेविएशन, तो आपको देखिए ये तो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर मैं एक्स की बात करूं नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होता है, नेगेटिव होता है ना, बाकी ये पॉजिटिव डेविएशन का है, ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसका आंसर जो आएगा बी आंसर इसका राइट आंसर होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्या दिया है, हाउ मच प्लेटिनम इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड व्हेन 0.8 फैराड करंट पास थ्रू द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ प्लेटिनम प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैथोड पे डिपोजिट होगा, तो एट कैथोड का रिएक्शन क्या होगा पहले ये देखना है। तो कैथोड के रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्लेटिनम पे +4 चार्ज है और ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लेटिनम सॉलिड में डिपोजिट होगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 4 फैराड के लिए इसका कितना मोल है, 1 मोल है, इसलिए आपसे कितने पूछा 0.8 फैराड पे कितना होगा 1/4 इंटू 0.80, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2 मोल इसका आंसर आएगा। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा, इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है, 7 का बी आंसर होगा, ओके। 8 की बात करें, मीडिया ड्राई सेल कैन नॉट बी रिचार्ज बिकॉज, अब इसका रीजन क्या है, इसका जो आंसर होगा थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसका जो ए आंसर है बिकॉज Mn+3 कैन नॉट ऑक्सीडाइज अगेन टू Mn+4, मतलब इसमें जो Mn+3 है वो ऑक्सीडाइज में रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हिच 1/2 सेल विल अकर एट एनोड। एक्वस सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, एक्वस NaCl, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो हाफ सेल कौन सा नहीं होगा, है ना। तो इसमें अगर एक्वस की हम बात करें तो इस पे
एनोड का रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, Cl ऑक्सीडेशन होता है, Cl कन्वर्ट होगा किसमें, Cl में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। और कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पे क्या होने वाला है, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ से Na सॉलिड। ओके, तो कौन सा रिएक्शन नहीं होगा ये आपको बताना है इसमें। तो 9 का आप देखिए यहाँ पर नोट की जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन दिया और यहाँ पर सोडियम का वैल्यू देखिए, ये रिएक्शन नहीं होगा कि एनोड पे जिसकी आरपी वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, वो एनोड पे होगा, और कैथोड पे क्या होगा, जिसकी आरपीआर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हायर होता है, वो कैथोड पे होता है। सोडियम कैथोड मिलेगा, इसकी वैल्यू माइनस में दिया, इसका प्लस दिया, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तो यही जो गलत है, नहीं होगा, वही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में द सेल रिप्रेजेंटेड बाई, आपको एक सेल दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहाँ से Pb जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Pb+2 में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यही आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट। 10 का जो आंसर आएगा वो ये आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। यहाँ पर जिंक सॉलिड है, क्लोरीन एटीएम, और यहाँ पर रिडक्शन है। इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं हम, ईएमएफ जो होता है इसका नॉस्ट इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में एन, और एन यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 होगा, लॉग यहाँ Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड में होता है Cl माइनस के इसके पावर में 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर नोड कौन है, यहाँ पर देखिए जिंक का है, जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ग्राफ आपने पढ़ा होगा, जो एनोड है इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और एक पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पर टू इंक्रीज ईएमएफ बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसका जो है Zn+ का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस साइन है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डिक्रीज। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया है, व्हेन लीड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या होता है, कंज्यूम्ड हो जाता है ना, तो इसका आंसर डी होगा। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा 38% यहाँ पर H2SO4 यूज होता है, इसका मतलब वो कंज्यूम हो चुका है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या, रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट दिया, कंसंट्रेशन ए डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग इंटरवल आपसे पूछ रहा है। तो रिएक्शन का अगर मैं यहाँ से रेट लिखूँ, है ना, रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ कॉफिशिएंट कितना है 2, तो 1/2 होगा रिएक्टेंट, और यहाँ से डेल्टा ए का कंसंट्रेशन डिवाइड में डेल्टा टी, है ना, तो यहाँ से बस वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 आपका जो R2 होगा 0.4 और R1 जो होगा 0.5, है ना, डिवाइड में क्या होगा, T2 है 10 मिनट माइनस 0, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.1 डिवाइड में 20, तो 0.005 इसका राइट आंसर है ना। तो 13 का जो आंसर आएगा वो आंसर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, है ना। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन का रेट कैसे आप लिखते हैं पहले वो क्लियर कर दें। रेट इक्वल टू क्या होता है, रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन को माइनस से डिनोट करते हैं, -N2O5 ना, और डिवाइड में क्या होगा dt, इक्वल टू प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हैं और कॉफिशिएंट 1 अपॉन में होगा, और d यहाँ से NO2 डिवाइड में होगा dt, और प्लस O2 कितना 1/2 है, तो 1/2 को 1 अपॉन 1/2 लेंगे तो ऊपर हो जाएगा, और dO2/dt, ये यहाँ पर रेट इस रिएक्शन का हुआ। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखिए -DN2O5 और डिवाइड में dt जो है वो इक्वल है K1 और N2O5, है ना, ये आपका पहला गिवन है, इसको चलो मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। दूसरा यहाँ पर क्या दिया है, DNO2 डिवाइड में dt इक्वल टू दिया यहाँ से K2
और N2O5, ये है सेकेंड इक्वेशन। थर्ड में आपको दिया है DO2 डिवाइड में DT इक्वल टू दिया है K3 और यहाँ से N2O5। ये तीन इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो बराबर है K1 के बराबर है, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं K1 और N2O5, ठीक है, इक्वल टू ये जो DNO2 है वो किसके बराबर है, यहाँ से तो 1/2 तो रहेगा और यहाँ से K2 और N2O5 इसका कंसंट्रेशन हुआ और इक्वल टू जो DO2 दिया वो किसके बराबर है 2 और यहाँ से K3 N2O5 के कंसंट्रेशन के बराबर। N2O5 को दोनों साइड आप डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि तीनों में आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। फाइनली क्या बन रहा है K1 इक्वल टू 1/2 K2 इक्वल टू 2 K3। 1/2 को अगर रीअरेंज करें तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2K1 इक्वल टू K2 और इक्वल टू 4K3। तो यही इसका फाइनल आंसर है। और वो फाइनल आंसर कौन सा है, यहाँ पर ए आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 में क्या दिया है यहाँ पर, यूनिट रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो किसी भी nth ऑर्डर का यूनिट ऑफ के क्या होता है, फॉर nth ऑर्डर यूनिट होता है के का मोल पर लीटर और पावर में क्या होता है 1 माइनस n पर सेकेंड। तो ये nth ऑर्डर के लिए यूनिट है के का। तो आपको अगर थर्ड ऑर्डर निकालना है तो n की वैल्यू क्या रखोगे 3 रखोगे और 3 रख के इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ से क्या बनेगा मोल पर लीटर पावर में 1 माइनस 3 और पर सेकेंड। तो ये 1 माइनस 3 क्या होगा -2 होगा और -2 को अंदर लेके जाएंगे मोल पर मोल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से लीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। ये इसका आंसर हुआ। तो करेक्ट जो आंसर आएगा यहाँ पर वो क्या होगा, डी आंसर इसका देख रहे हैं राइट आंसर है ना। थर्ड ऑर्डर का जो आंसर आएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया, रेट ऑफ रिएक्शन ए से प्रोडक्ट आ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 9 टाइम इट्स रेट टू अनदर कंसंट्रेशन 1.2 दिया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है रेट, जैसे R1 R2 दो रेट है और यहाँ पर क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड में फाइनल कंसंट्रेशन, इसके पावर में क्या होता है n होता है ना। तो जो रेट दिया है 9 टाइम है तो मतलब 9/1 होगा इक्वल टू इनिशियल 3.24 इंटू 10 के पावर -2 और डिवाइड में 1.2 इंटू 10 के पावर -3 और इसका पावर क्या होगा 3 होगा, है ना। तो यहाँ से आया 9 इक्वल टू 27 के पावर में n। तो मैं 3 के पावर में 3 लिख सकता हूँ और इंटू यहाँ से 3 के पावर में 3n। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर इक्वल टू होते हैं, 2 इक्वल टू क्या होगा 3n और n की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। इसका राइट आंसर डी आंसर है। 16 का जो आंसर होगा वो डी आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में क्या दिया है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट जा रहा है ये जितना, तो रेट आपको दे रखा है कितना 7.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। इफ द कंसंट्रेशन ए इज इतना मोल देन रेट कांस्टेंट कितना होगा। कंसंट्रेशन ए का इनिशियल दे रखा है 0.5 मोल, आपसे क्या पूछ रहा है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितना होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट इक्वल टू के और इनिशियल जो भी कंसंट्रेशन इसके पावर में क्या होगा 1, है ना। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा आर के पावर में इनिशियल कंसंट्रेशन आर अपॉन इनिशियल। तो आर कितना है, आर की वैल्यू है 7.5 इंटू 10 के पावर में -4 और इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.5। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1.5 इंटू 10 के पावर
पर सेकेंड। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका सी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड एक्सपेक्टेड टू कलर? इसमें कौन सा कलर्ड होगा? देखिए जिंक पे +2 चार्ज आएगा तो ये तो कलरलेस होगा। Ag पे प्लस आएगा, ये भी आपका कलरलेस होगा क्योंकि Ag प्लस में D कम्प्लीटली फिल्ड है। ओके, और Mg की बात करें, यहाँ पर भी ये फुल फिल्ड है क्योंकि 10 आएगा। यहाँ Cu+2 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे 3d9 एंड 4s 0 आएगा। डी ऑर्बिटल अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो वो कलर्ड आयन होगा, और इसका ब्लू कलर होता है, इसका आंसर जो बनेगा सी आंसर होगा। इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, है ना? यही कॉन्सेप्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 में क्या दिया है? अलॉय ऑफ कॉपर दैट कंटेन जिंक। तो ऐसा कौन सा अलॉय जिसमें कॉपर कंटेन जिंक? आपने पढ़ा होगा ब्रास जो होता है ना, उसमें कॉपर एंड जिंक होता है। अलॉय की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं ब्रॉस में कॉपर और जिंक होता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज आपने नाम सुना, उसमें कॉपर और टिन होता है। इसके अलावा जो बेल मेटल दिया है ना, बेल मेटल, इसमें जो मेटल होता है कॉपर और, ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ ब्रॉन्ज ही है। इसके अलावा जो मोनल मेटल दिया है, मोनल मेटल में क्या होता है? निकल एंड कॉपर होता है, ठीक है। इसका आंसर डी आंसर होगा। 20 क्वेश्चन की बात, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम साइज? आपने ये पढ़ा होगा जर्कोनियम Zr+4 और हाफनियम, इनका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सेम होता है। इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f ऑर्बिटल पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर इनका साइज अप्रोक्स बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को किसमें ऑक्सीडाइज करता है? तो ये ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है, जिसका आंसर बी होगा। थोड़ा सा हम पोटेशियम परमैंगनेट की और बात करते हैं, KMnO4 का कलर कैसा होता है? वायलेट कलर होता है, सॉल्ट होता है ना? और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और भी इसके कुछ पॉइंट है वो भी क्लियर कर लेते हैं। और इसका जो अगर हम आयन बने तो इसको बोलते हैं परमैंगनेट आयन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और इसका जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ओके, और भी पॉइंट एनसीईआरटी मिलेगा, ये आइसोस्ट्रक्चरल होता है। इसे पोटेशियम पर क्लोरेट से इस ClO4 के स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है। इसके अलावा ये एक डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है, डायामैग्नेटिक। A2 पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट है इसके। और भी इसमें पॉइंट है कि ये किसको एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है। अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को कन्वर्ट करता है आयोडीन में। फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? फेरिक आयन में। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है, और H2S को सल्फर में करता है। SO3 को सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है, और NO2 को नाइट्रेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है। ये एसिडिक मीडियम की बात है। अगर बात करूं न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में आयोडीन को, आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में, और H2O3 -2 को सल्फेट आयन में। इसके अलावा Mn+2 को MnO2 में ऑक्सीडाइज करता है। जब भी क्वेश्चन देगा एसिडिक या फिर अल्कलाइन मीडियम आपको मेंशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। जहां पर काउंटर आयन नहीं होगा, देखिए यहाँ पर काउंटर आयन है, यहाँ पर भी काउंटर है, यहाँ पर इसमें नहीं है, तो यहाँ पर ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। 23 क्वेश्चन IUPAC से नेम बताना है। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, है ना। इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो, पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो। और प्लेटिनेट 4, इसका जो IUPAC नेम होगा, बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया है, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वन विथ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें सबसे ज्यादा होगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। CN जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो यही इसका आंसर राइट है। 25 में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D5 इन टर्म ऑफ T2G इजी ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग। आपने ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग में दो केस पढ़ेंगे, डेल्टा O अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा, पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ से ये है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका C आंसर इसका करेक्ट आंसर है 25। और इसके पॉइंट क्या है कि ये हमेशा वीक फील्ड लिगेंड में होगा, ऐसा हमेशा वीक फील्ड लिगेंड में होता है। इसके अलावा यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। जब पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और इसका जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा अगर डेल्टा हो ज्यादा हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता, अगर 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन में 0। और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में होता है, इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान करके जाएंगे। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, विल्किंसन कैटलिस्ट यूज्ड टू होमोजेनियस कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल कंटेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं विल्किंसन कैटलिस्ट का, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला भी कई बार यहाँ पर बोर्ड में पूछा है। इसका जो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स होता है P और यहाँ से PS3, है, और ये होता है थ्राइस, और उसके बाद रोडियम होता है, यहाँ से क्लोरीन। तो इसमें पूछा है कौन सा मेटल होता है, इसमें जो C आंसर इसका 26 का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 27, इसका IUPAC नेम करना है। IUPAC नेम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो इसी कार्बन से देखिए 3 कार्बन है, 3 मिथाइल जुड़े हैं, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन, और इससे ब्रोमीन, और फिर यहाँ से फिनाइल ग्रुप इसे अटैच्ड है। ओके, अब इसमें सबसे पहला रूल क्या होता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका यही होगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ये कार्बन थी, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसका जो आंसर बन के आएगा 27 का C आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, 28 क्वेश्चन की बात, विच रिएजेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ये PCl से भी बनाते हैं थाइनल, और यहाँ लुकास्टेट NaCl से नहीं बनाते। इसका जो राइट आंसर आएगा वो A आंसर राइट होगा। ठीक है, अगर मैं तीनों रिएक्शन की बात करूँ तो अल्कोहल अगर PCl5 के साथ करेंगे तो यहाँ से RCl प्लस POCl3 और प्लस यहाँ से HCl फॉर्म करता है, और अगर इसको SOCl2 के साथ कराएंगे तो वहाँ से RCl SO2 गैस और HCl बनाएगा, और इसी को अगर HCl और ZnCl2 एनाहाइड्राइड, यहाँ से RCl और यहाँ से H2O फॉर्म करेगा, NaCl से यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। 29 की बात करें, 29 में दिया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बताइए यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सब अलग अलग कार्बन चेन है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अगर आइसोमर होते तो वहां पर ब्रांच देखते हैं, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा कौन होगा, फोर्थ वाला। फोर्थ हाईएस्ट किसमें दिया है,
वो है आपका बी आंसर। तो यही एक ऑप्शन है जिसे फोर्थ को हाईएस्ट दिखा, दैट मीन्स का 29 का आंसर बी आंसर होगा, है ना। 30 की बात करें, कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। मेटल, सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा? ये जो ईथर है ना, बाकी कार्बोक्सिलिक भी यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, अल्कोहल भी करेगा, और ये भी अल्कोहल, ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका आंसर डी आंसर इसका राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। इसमें क्या दिया है? विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड किसको बोलते हैं? इथेनॉल को बोलते हैं ना, इथेनॉल का नेम है एसिटल्डिहाइड। थाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है? तो obvious सी बात है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो वहां से आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा उसका कॉन्सेप्ट देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसमें माइनस और इसमें प्लस आएगा, और इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी ब्रेक होता है मैग्नीशियम पे प्लस और इसमें माइनस, मतलब ये जाके जुड़ेगा इस कार्बन से और Mg आ जाएगा इस ऑक्सीजन से। प्रोडक्ट क्या बना? CH3, यहाँ से CH, इससे C2H5 और इसी कार्बन से OMgBr, और इसको अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर में होता है H प्लस और OH माइनस, है ना। यहाँ से क्या होगा? ये इस बार यहाँ से ब्रेक होगा, चला जाएगा इसके पास और ये चीज यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है यहाँ से CH, इसी से OH होगा और इसी कार्बन से C2H5 दिख रहा है आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसका नाम क्या? 4 कार्बन का यहाँ पर कंपाउंड होने वाला है। C2H5 मतलब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन टू ऑल। 31 का जो आंसर आएगा उसी आंसर राइट है ना, टू ऑल आएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 32, डिहाइड्रेट इजिली। तो ऑब्वियस सी बात है, टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा? इजिली होगा। तो आपको ये चेक करना है कि इसमें टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। तो स्ट्रक्चर बनाइए जो जहां पर ब्रांचेस ज्यादा हो। तो अगर मैं बात करूं, इथेनॉल तो प्राइमरी है, और अगर मैं डी का ऑप्शन बनाऊं तो यहाँ से देखिए ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूट यहाँ से ये लगा दीजिए और इसी कार्बन पे मिथाइल। आपको दिख रहा है कि ये कार्बन कैसा है? टर्सरी, और टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन का ऑर्डर सबसे ज्यादा टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है ना। ओके, 32 का डी आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 33, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ व्हिच कंपाउंड इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ से देखिए अल्काइल हैलाइड रहते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड होता है ना। तो फिनॉल जो होता है, फिनॉल आपने पढ़ा होगा, फिनॉल का आपका OH होगा, इसको अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड ONA। अब इसका अगर आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaX यहाँ और R यहाँ पर, यहाँ से एल्कोक्सी बेंजीन बनाएगा, दैट मीन्स का आंसर ए आंसर राइट होगा। 34 का विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक अल्कोहल, ये पहले भी सेट में आ चुका है। तो इसमें जो आंसर आएगा 34 का वो आपका सी आंसर राइट है, मतलब बी एंड सी। बी एंड सी क्योंकि देखिए OH जिस बेंजाइल अल्कोहल, OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट बेंजीन है, वो sp3 है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। बाकी ये सब तो फिनॉल है, आपको एरोमेटिक अल्कोहल यहाँ से पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 35 क्वेश्चन। ए को डाइल्यूट NaOH, फिर इसको हीट कर रहा है, फिर रिडक्शन करा रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए ये जो कंपाउंड होगा डाइल्यूट NaOH मतलब यहाँ पे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने वाला है। तो अगर मैंने यहाँ से इथेनॉल लिया है स्टार्टिंग, इथेनॉल का मतलब क्या है? 2 कार्बन का एल्डिहाइड और डाइल्यूट NaOH है, दैट मीन्स यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर होने वाला है ना, डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से सिंपल सा रिएक्शन ये है, आप वहां से वाटर निकाल दीजिए और जो प्रोडक्ट बना वही आपका कंपाउंड है, CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और यहाँ से CHO।
इसका नाम है ब्यूटेन 2 इनल, है ना। ये जो कंपाउंड है वो आपका सी कंपाउंड है, क्योंकि हीट भी करना है तो आपको वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा, ये सी है। अब इसका क्या कराना है, इसका यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोजन में यहाँ पर क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराएंगे तो ये एल्डिहाइड जो है रिड्यूस होके OH में कन्वर्ट होगा। यहाँ से जो आंसर आएगा आपका डी आंसर इसका राइट है। 35 को कौन सा होगा, डी आंसर। 36 की बात करें, 36 में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है ना। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा कार्बोनाइल के पास, तो उसका जो रिएक्टिविटी होगा सबसे ज्यादा होगा। देखिए फॉर्मल्डिहाइड है और इथेनॉल में देखिए यहाँ पर जो कार्बोनाइल है एक मिथाइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल है, सबसे ज्यादा SCHO देन इथेनॉल। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो 36 का सी आंसर। नेक्स्ट जो 37 क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बेकेलाइट रेजिन एंड अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट। तो आपने फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ा होगा, फॉर्मल्डिहाइड को इसमें यूज करते हैं ना। नेक्स्ट जो 38 क्वेश्चन है, एक्स कंपाउंड दिया और उसका ऑक्सीडेशन KMnO4, तो टेरेपैथेलिक एसिड यहाँ पर दिया हुआ है। तो टेरेपैथेलिक एसिड होता क्या है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। टेरेपैथेलिक एसिड में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेंजीन और पैरा पोजीशन पे COOH होता है। अगर पैराजाइलिन का, तो पैराजाइलिन क्या होता है, जाइलिन में क्या होता है CH3 और CH3, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन, कॉमन नेम है, IUPAC नेम 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन होगा ना। इसका पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4, तो यहाँ से डायरेक्टली ये क्या करता है, अल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को घटाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। जितने भी NO2 CN एल्डिहाइड ये सब ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं ना। आपका तो इसमें ध्यान देना है कौन सा आंसर होगा। देखिए जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप है, इसमें नाइट्रो है, का जो आंसर आएगा ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की बात करें, फिनॉल को जिंक डस्ट। फिनॉल का रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, फिनॉल को अगर जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दे तो ये पहले बनाता है बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन को यहाँ पर CH3Cl, ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ से बना देगा मिथाइल बेंजीन, या इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। ये आपका P होगा, ये आपका Q होगा, और फिर यहाँ से KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है। इसका जो आंसर बन के आएगा वो बी आंसर राइट है। 41 में क्या दिया है, टू द IUPAC नेम आइसोप्रोपाइल अमाइन। आइसोप्रोपाइल अमाइन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल में H2 ग्रुप ऐसे अटैच्ड है, इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 है 1 2 3, का नाम होगा प्रोपेन 2 अमाइन। 41 का जो आंसर आएगा ये आंसर राइट है, ओके। नेक्स्ट बात करें 42 क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेनमाइन फ्रॉम एसिटेटमाइड, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा NaOBr, है ना। एसिटेमाइड क्या होता है CH3 और यहाँ से NH2। इसका अगर मीथेनमाइन बनाना है, यहाँ से NaOH और प्लस Br, इसी को कंबाइन करेंगे तो NaBr बनाता है, यहाँ रिडक्शन होके सिंपल सा मीथेनमाइन। और ये कौन सा रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। 43 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर इथेन दिया है और अमाइन दिया है और अल्कोहल, विच करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा अल्कोहल होगा, फिर अमाइन होगा और फिर अल्केन होगा। इसका जो आंसर आएगा सबसे ज्यादा थर्ड सेकेंड फर्स्ट, दैट मीन्स ये आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें,
तो 44 में क्या दिया है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। देखिए मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, तो अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो मिथाइल अगर सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है उसमें सबसे ज़्यादा सेकेंडरी होता है, देन प्राइमरी, देन टर्सरी होता है। और अगर यहीं पर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, टर्सरी, देन प्राइमरी होता है। इसका आंसर जो आएगा वो डी आंसर इसका राइट आंसर है। 45 की बात है, विच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट। तो टर्सरी जो अमाइन हो रिएक्ट नहीं करता है। आपका जो डी आंसर उसका राइट आंसर होगा 45 का डी आंसर। प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल इन अल्कली होता है प्रेसिपिटेट, सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट नहीं करता है, और ये इसका डी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें 46 क्वेश्चन में। 46 क्वेश्चन में क्या दिया है, अमाइन दिया है क्लोरोफॉर और एक्स एन वाई आइसोसाइनाइड, और यहाँ से क्या बनाता है 3 मोल KCl फॉर्म करता है, तो सेम कार्बन का बनाएगा। दैट मीन्स का जो आंसर आएगा बी आंसर राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका जो रिएक्शन है वो हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 47, विच सब्सटेंस स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी प्रोवाइड द ग्लूकोज इन व्हेन नीडेड। तो ग्लाइकोजन अगर पढ़ा होगा आपने, तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट बात करें 48 क्वेश्चन का, विच आर फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज न्यूट्रल प्रॉपर्टी। कौन सी न्यूट्रल प्रॉपर्टी होता है, जिसका जो ग्लाइसिन होता है GLY, इसको न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलते हैं। 49 को, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B6। देखिए B1, B2 एंड B6 तो याद रखना TRP। से होता है थाइमाइन, R से होता है राइबोफ्लेविन, और P से होता है पायरिडॉक्सिन, है ना। आपसे B6 पूछ रहा है तो पायरिडॉक्सिन इसका राइट आंसर है, सी आंसर। 50 क्वेश्चन, विच हार्मोन्स कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एक्सपेक्टेड बाय द किडनी। ठीक है, 50 का जो आंसर आएगा वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है इसका राइट आंसर। ये हमने 50 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो लास्ट सेट है अपना 15